हेलो दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलिस्ट पे जोन पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मूल विधि, जो आपकी यूपीएसआई एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने बताया था जैसे कि मूल विधि में बात जो है, मैंने जो आपको पढ़ाया था कि जीएस और जीके और पॉलिटी मूल विधि वाला पार्ट जो बताया था, उसमें बताया था कि जो मूल विधि का ये वाला पोर्सन है वाद से समथिंग आपके 4 सवाल के आसपास बनेंगे जाकर, यानी कि लगभग 10 नंबर आपको वाद दे जाएगा। ठीक है, और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप 4 से 5 क्लासेस में आपके पूरे बात खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में भी हो सकता है लास्ट क्लास हो, उसमें हमारे बात सारे खत्म हो जाएंगे। इससे पहले हमने 2 क्लास ऑलरेडी ले रखी हैं, ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें ये बात हम लोग पढ़ेंगे बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, पीयूसीएल पीपुल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, नालसा बनाम भारत संघ 2014 के बाद ये सारे बात इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले जो बात मैंने पढ़े थे उनकी मैंने पीडीएफ है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखी है, और आप लोग क्लास को पूरा देखा कीजिए, लास्ट तक जो है क्लास को देखा कीजिए और उसके बाद पीडीएफ पढ़िए, तो आप लोगों को समझ में आएगी चीजें आसानी से इजी वे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य की। देखिए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का बात जो है किससे संबंधित है, ये है हम लोग एक बात पढ़ा था 2011 में पढ़ा था, सॉरी, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य बात। बनाम पंजाब राज्य, पंजाब राज्यवाद 1980। देखिए, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो है बच्चन सिंह, फांसी जो होती है, जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिलता है उसके विरुद्ध में जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये पूछता है सुप्रीम कोर्ट से, क्या मृत्युदंड जो है वो जो हमारा अनुच्छेद 21 यानी जो हमारा मौलिक अधिकार जीवन जीने का अधिकार है उसके विरुद्ध में नहीं है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि इच्छा मृत्यु सॉरी जो मृत्युदंड है वो दुर्लभतम यानी बहुत रेयर केस में देना चाहिए मृत्युदंड। और सेकंड, क्यों मृत्युदंड दिया जा रहा है उसका कारण लिखा जाना चाहिए, यानी मृत्युदंड ऐसे केसों में दिया जाएगा जो मतलब बहुत ही एक कहते हैं कि बहुत ज्यादा वैसे केसेस होते हैं जो जिनको संज्ञेय कहते हैं, जिनको कह सकते हैं एक प्रकार से जो है मानवता के लिए बहुत बड़ी क्षति क्रिएट करते हो, ऐसे मुकदमे जो होंगे उनमें क्या होगा, आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मृत्युदंड क्यों दिया जा रहा है, जो भी कोर्ट मृत्युदंड देगी उसका कारण भी लिखेगी साथ में। ठीक है, तो इसमें क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वो दिया अपना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मृत्युदंड एवं मृत्युदंड का कारण भी लिखना चाहिए। ठीक है, मृत्युदंड देने का कारण भी लिखना चाहिए, कारण लिखना चाहिए। आपसे अगर पूछ दे बच्चन सिंह बात किससे संबंधित है, तो मृत्युदंड से। क्या है मृत्युदंड से संबंधित, कि मृत्युदंड जो है बहुत रेयर केस में देना चाहिए, और मृत्युदंड क्यों दिया जा रहा है उसके पीछे का कारण भी लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होगा आपका बच्चन सिंह बात, समझ में आया। अब दूसरा बात जो है हमारा वो है पीपल्स यूनियन वाद, पीयूसीएल वाद, पीयूसीएल वाद बनाम भारत संघ। ठीक, बनाम भारत संघ। देखिए, ये कब का वाद है, ये 2013 का मामला है, 2013 का मामला है। एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है और ये कहता है कि मान लो कोई लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें जो भी मेंबर खड़े हुए हैं इलेक्शन में, अगर उनमें से मुझे कोई व्यक्ति ना पसंद हो, सॉरी ये तो आपकी पीयूसीएल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ये जाता है सुप्रीम कोर्ट में और ये बोलता है कि जो मेंबर्स खड़े हैं अगर उसमें किसी व्यक्ति को कोई मेंबर ना पसंद आए तो उसका वोट देने का ये मान लो जो अधिकार होता है, तो उसका हनन होगा कि नहीं होगा अगर वो किसी व्यक्ति को इनमें से किसी व्यक्ति को वोट ना देना चाहे।
तब तब फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला सुनाती है, एक चीज लेके आती है। क्या लेके आती है इसमें? नोटा। नोटा के बाद आपसे पूछ देता डायरेक्ट कि नोटा किस बात से संबंधित है, किस बात की बात सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का ऑप्शन चालू किया, तो वो ये पीपल यूनियन सिविल लिबर्टीज का बात है, पीयूसीएल बात। इसके बाद किसका प्रोग्राम, किसका चालू हुआ? आपका नोटा का चालू हुआ। ठीक है, अब नोटा में देखिए, इसमें समझते क्या क्या है। देखिए, नोटा का मतलब होता है नॉन ऑफ द एबव, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये किस बात के बाद स्टार्ट हुआ? पीयूसीएल बनाम भारत संघ बात का स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इसका प्रयोग कब किया गया? 2014 के राज्यसभा इलेक्शन में। ठीक है, राज्यसभा चुनाव में। इसके बाद पहले इसके लिए चिन्ह जो था वो गधे का इस्तेमाल होता था, किया जाता था। जिसके बाद क्या हुआ? एक एनआईडी 2015 में क्या होता है? एनआईडी जो होती है, एनआईडी का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। ये एक अहमदाबाद की इंस्टीट्यूट होती है। कहाँ की? अहमदाबाद की। अहमदाबाद की इंस्टीट्यूट क्या करती है? इसके लिए एक चिन्ह डिजाइन करती है, जो कुछ इस प्रकार से होगा आपका चिन्ह, ऐसे। ये नोटा का चिन्ह होगा आपका, जो इलेक्शन में आपको जब वोट देने जाओगे तो उसमें सबसे नीचे आपको नोटा का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, इसका आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए सपोज करो कि इलेक्शन में नोटा को किसी मेंबर से ज्यादा वोट मिल जाए, या सपोज करो नोटा को ही सारे वोट मिल जाए, सिर्फ एक वोट किसी अदर मेंबर को मिले। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में भी जो अदर मेंबर है जिसको एक वोट मिला है वही जीतेगा, ना कि नोटा। नोटा मतलब एक सांकेतिक चीज है, ये संकेत देती है, सरकार संकेत देना चाहते हैं एक प्रकार से कि लोग तुम्हारे प्रशासन से खुश नहीं है, तुम में से किसी के प्रशासन से खुश नहीं है लोग। ठीक है, तो नोटा एक क्या सांकेतिक प्रतीक है, जो एक प्रकार से विरोध का सांकेतिक प्रतीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगा। तो पीयूसीएल वाला बात, पीयूसीएल बात बना भारत संघ बात कब आया? 2013 में। इसमें नोटा है, जो हमारा नोटा इलेक्शन में यूज करते हैं हम लोग, वो नोटा है, नन ऑफ द एबव। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटा के आदेश जारी किए। इसका सबसे पहले नोटा का प्रयोग किया गया राज्यसभा चुनाव में 2014 में। इसका जो नोटा का चिन्ह था वो एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग द्वारा कब? 2015 में तैयार किया गया। ओके, इसके बाद मैंने एक और चीज बताई। यदि मैं लिख रहा हूं नोट करके, मान लीजिए यदि नोटा को किसी नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, फिर भी सबसे ज्यादा वोट मिल जाए फिर भी क्या होगा? जो दूसरे नंबर व्यक्ति है, जो दूसरे नंबर पर व्यक्ति है वही जीतेगा। ठीक है, वही जीता घोषित किया जाएगा। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। पीयूसीएल पब्लिक यूनियन सिविल लिबर्टीज, फोन टैपिंग का भी एक बाद इससे संबंधित है। पीयूसीएल से कौन संबंधित है? फोन टैपिंग का बाद। ठीक है, फोन टैपिंग प्रतिबंधित किया गया था, फोन टैपिंग प्रतिबंधित किया था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने। ये भी किससे संबंधित है? नोटा से। ठीक है, अब चीज समझ आ गई पीयूसीएल वाला। इसके हम लोग अगले की बात करते हैं, किसकी? नालसा बांध की। तीसरे नंबर पे कौन है? नालसा बांध हमारा। नालसा बांध में क्या हुआ था? नालसा बनाम भारत संघ, 2014 का बाद है, बनाम भारत संघ। नालसा ये क्या होता है? सामाजिक संगठन होता है, ये 2014 के बाद होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ट्रांसजेंडर है, मतलब जैसे क्या है कि हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी चीज फिल करते हैं, तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, या मेल या फीमेल का। ठीक है, तो ऐसे में क्या, जो ट्रांसजेंडर्स लोग हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था कि हाँ आप वो तो ना तो मेल में होते हैं ना तो फीमेल में होते हैं। तो इस संबंध में वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कौन सी एक संस्था जाती है नालसा? सुप्रीम कोर्ट उनके अधिकार की मांग के लिए कि ये बताइए, मान लीजिए कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई भी चीज होती है तो उसमें मेल फीमेल दो जेंडर आते हैं। और ऐसे में ये किसको किस फेवर में, मतलब ये मान लीजिए कि अपना जो है किस में अपने आप को रखे, मेल में रखे कि फीमेल में रखे।
इस पर सुप्रीम कोर्ट 2016 के बाद होता है। इसमें ट्रांसजेंडर को सुप्रीम कोर्ट तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता देती है। ठीक है, रूप में मान्यता देती है। ये समझ में आ गई। नालसा और भारत संवाद में क्या होगा, ट्रांसजेंडर को सुप्रीम कोर्ट तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता देती है। तो तीनों बात समझ में आ गया। बच्चन सिंह वाद किससे है, मृत्यु दंड से संबंधित है। यानी बच्चन सिंह वाद ये कहता है, आप किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे रहे हो, पहले तो बहुत दुर्लभ स्थिति में आप किसी को मृत्यु दंड देंगे, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे रहे हो तो उसका कारण लिखा जाएगा। पीयूसीएल बात किससे संबंधित है, मतलब हमारे वोट के अधिकार से संबंधित एक प्रकार से, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी को कोई मेंबर नहीं पसंद आ रहा है तो एक उसके लिए ऑप्शन बनाया गया। कौन सा ऑप्शन बनाया गया, नोटा, नन ऑफ द एबव। और नोटा सबसे पहले क्या 2014 के आसपास चुनाव प्रयोग किया गया, इलेक्शन कमीशन ने प्रयोग किया। नोटा का जो सिंबल है ये वाला, ये किसने डिजाइन किया, एनआईडी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। ये कहाँ की संस्था, अहमदाबाद की, इसने डिजाइन किया। इसका मैंने एक और चीज बताई, यदि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए फिर भी क्या होगा, नोटा विजित नहीं होगा। कौन सा होगा, जो दूसरे नंबर व्यक्ति रहेगा वो जीता माना जाएगा। यानी नोटा क्या एक सांकेतिक तौर पर ये कुमला का एक सिंबल है। इसके बाद बात करते हैं पीयूसीएल बात से संबंधित है क्या, फोन टैपिंग प्रतिबंधित किया सुप्रीम कोर्ट ने। पीयूसीएल बात से संबंधित है, यानी कि एक जो पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज करके एक जो एनजीओ है, इसने फोन टैपिंग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बात दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी ये फैसला सुनाया कि फोन टैपिंग प्रतिबंधित की जाती है। ठीक है, इसका आता है नालसा बनाम भारत संवाद। नालसा बनाम भारत संवाद में क्या था कि जो ट्रांसजेंडर थे, जैसे हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, क्या उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, तो मेल या फीमेल आते हैं। ऐसे में ट्रांसजेंडर जो है वो किस अपने आप को कहाँ पे रखें, मेल में रखें कि फीमेल में रखें, इस चीज को लेकर एक नालसा क्या होती है, एनजीओ होता है। ये कहाँ चला था, सुप्रीम कोर्ट चला था। सुप्रीम कोर्ट तीसरे जेंडर के रूप में किसको मान्यता देती है, ट्रांसजेंडर को किसके रूप में, तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता देती है। हम लोग आगे बात करते हैं इसके, ये तीनों बात हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला बात कौन सा है, मोहम्मद सिद्दीकी बनाम महंत महजदास। ये देखिए जो हमारा वो था, क्या कहते हैं, राम मंदिर विवाद था, उससे संबंधित ये मामला है। इसको हम लोग राम जन्मभूमि विवाद भी कह सकते हैं, या अयोध्या विवाद भी कहते हैं इसी को। तुम लोग क्या है ये, मोहम्मद सिद्दीकी बनाम महंत दास। चौथा बाद हम लोग का मोहम्मद सिद्दीकी बनाम संत महंत सुरेश दास, महंत दास, महेश दास। ये 2000, अब इसको हम समझते हैं एक बार, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये फैसला आता है, पहले 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए। ये फैसला जो आता है 9 नवंबर 2019 को आता है, ठीक है। फैसला कौन से जज देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य जज सीजीआई जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो होते हैं रंजन गोगोई। ये क्या होता है, ये फैसला सुनाते हैं। और तीसरा फैसला क्या होता है, तीनों चीज, क्योंकि बहुत मतलब त्वरित मुद्दा है एक प्रकार से, इसलिए मैंने डेट भी बता दी कि आपसे डेट भी पूछ सकता है कि अयोध्या जो राम जन्मभूमि विवाद है उसका मतलब किस दिन वो आया था, फैसला इस दिन आया था, किसने फैसला सुनाया था, इन्होंने फैसला सुनाया था, ठीक है। अब अगला जो पूछ देंगे फैसला क्या था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, कि विवादित भूमि, जिसको लेकर विवाद था, विवादित भूमि एक ट्रस्ट को दी जाएगी, ठीक।
एक सरकार द्वारा ट्रस्ट डिसाइड किया जाएगा, उस ट्रस्ट को दी जाएगी, ठीक है। और वो ट्रस्ट क्या करेगा, वो राम मंदिर का निर्माण करेगा, दी जाएगी, जो राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनेगा, राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनेगा, ठीक है, निर्माण करेगा, करेगा। एवं मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन अन्य कहीं दी जाएगी, अन्य कहीं मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी, अन्य कहीं मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी, मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी, दी जाएगी। ये हमारा हो गया कि दी जाएगी। ओके, तो ये हो गया मोहम्मद सिद्दीकी बनाम महान। तो एक मिनट वेट करना, इसमें आई थिंक सुरेश दास है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। इसमें सुरेश दास है, थोड़ा गलती हो गई है लिखने में, मुझे डाउट लग रहा था इसलिए मैंने देखा सुरेश दास है, ठीक है। ये क्या है, मोहम्मद सिद्दीकी बनाम सुरेश दास है, यहाँ पर होगा आपका सुरेश दास, ठीक। अब ये पूरा बात समझ आ गया आपको। अगला हम लोग बात करते हैं सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघवाद, 2023 का ये बात है, सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ, कब का, 2023 का बात है। देखिए इसमें समझते हैं क्या है। सुप्रिया चक्रवर्ती जो जाती हैं, ये जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, अल्पसंख्यकों के विवाह के लिए समान जो है नियम कानून होने चाहिए इस संबंध में। यानी कि ये कहती है जैसे विवाह को लेकर क्या है कि हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए अलग कानून है। तो क्या होता है कि सुप्रिया चक्रवर्ती का बात किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक विवाह अधिकार से, अल्पसंख्यक विवाह अधिकार से, विवाह अधिकार से। समझ में आया। इसमें क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट जाती हैं सुप्रिया चक्रवर्ती और बात दायर करती हैं, क्या बात दायर करती हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए भी विवाह के लिए क्या होना चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए या एक समान कानून होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी याचिका खारिज कर देता है, ठीक है। ये मांग करती हैं अल्पसंख्यक के लिए समान विवाह अधिकार की, समान विवाह अधिकार की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट इनकी याचिका खारिज कर देता है, इनकी याचिका यानी मांग को क्या कर देता है, खारिज कर देता है, खारिज कर देता है। आपको चीजें समझ आ गई। सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघवाद समझ आ गया, किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों के विवाह के अधिकार से संबंधित है। अगला हम बात करते हैं अनुवर्ण बाल बनाम भारत संघ, ठीक है। अगला हम जो बात कर रहे हैं ये कौन सा है, 6वां नंबर, अनुवर्ण बाल बनाम भारत संघ। देखिए इस बात में क्या होता है, इसमें जो है अनूप वर्णमाल जाते हैं किसके संबंध में, केस लेके, ये तुम्हारा संबंधित है अनूप वर्णमाल बनाम भारत संघ, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति संबंधित है, किससे, इलेक्शन कमीशन एवं उसके सदस्यों के, एवं उनके
सदस्यों की नियुक्ति संबंधित है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक आता है 99 संविधान संशोधन अधिनियम, जो पढ़ा होगा उन्होंने, जो होता है एक वो गठित की जाती है, न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाता है। वैसे इसमें क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है जो अनूप बनवाल इस संबंध में जाते हैं कि सरकार जो है एक ऐसी समिति बनाना चाहती थी जो इलेक्शन कमीशन का गठन करे, उसके सदस्यों का गठन करे, तो उसके संबंध में जाते हैं और ये कहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन का जो है नियुक्ति में क्या राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए, तब उस पर इलेक्शन कमीशन अपनी जो है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है अपना जो है निर्णय देता है। सुप्रीम कोर्ट निर्णय क्या देता है कि इलेक्शन कमीशन एवं उनके सदस्यों की, सुप्रीम कोर्ट निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ठीक, इलेक्शन कमीशन एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए, नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किसमें, इलेक्शन कमीशन की उसमें क्या कहते हैं आपके नियुक्ति में और उसके सदस्यों की नियुक्ति में। ओके, तो ये अनूप बनवाल बात समझ में आ गया आपको। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन कार्ड बनाम भारत संघवाद की। तो हम लोग बात करते हैं 7वां नंबर, बनाम भारत संघवाद की। भारत संघवाद देखिए 2018 का ये वाद है। आपने 2011 का पिछले क्लास में बात पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था 1973 में नर्स के साथ क्या होता है, बलात्कार होता है, जिसका नाम अरुणा रामचंद्र शानबाग होता है। वो 2011 में एक क्या होता है, पिंकी नाम की एक महिला जाती है, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालती है कि वो महिला क्या होती है, अरुणा शानबाग जो होती है वो 1973 से लेकर अभी 2011 तक इसमें कोमा में रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट में वो जाती है, इच्छा मृत्यु की मांग करती है। सुप्रीम कोर्ट इच्छा मृत्यु नहीं देता, लेकिन क्या किसकी बात करता है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात करता है। और मैंने लास्ट क्लास में ये भी एक्सप्लेन किया था कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है। उसी से ये भी बात संबंधित है। ये किससे संबंधित है, इच्छा मृत्यु से है। ये किससे संबंधित, इच्छा मृत्यु संबंधित बात है, इच्छा मृत्यु से संबंधित बात है, संबंधित बात है। अब देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, किस पे जोर दिया था, जीने के अधिकार पर जोर दिया था, अनुच्छेद 21 कहता। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार में, जीवन जीने के अधिकार में गौरवपूर्ण या ससम्मान मृत्यु का भी अधिकार सम्मिलित है, मृत्यु का भी अधिकार सम्मिलित है, अर्थात क्या हुआ, इसमें इन्होंने इच्छा मृत्यु को जायज ठहराया और अनुच्छेद 21 के तहत इच्छा मृत्यु के अधिकार को भी मौलिक अधिकार माना। किसमें, कॉमन कॉज बनाम भारत संघवाद। तो अगर पूछ दे कि किस बात में इच्छा मृत्यु को जो है अनुच्छेद 21 के तहत जायज माना गया, तो वो कौन सा है, कॉमन कॉज बात है, किससे संबंधित है, इच्छा मृत्यु से। अब हम लोग बात करेंगे आगे, जया ठाकुर बनाम भारत संघ। ठीक है, समझ में आ गया। मोहम्मद सिद्दीकी बनाम सुरेश दास वाद, जिसमें मैंने बताया कौन सा, राम जन्मभूमि विवाद से संबंधित, यानी अयोध्या विवाद के नाम से जानते हैं इसको। इसमें क्या फैसला आया, 9 नवंबर 2019 को फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, रंजन गोगोई थे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI, उन्होंने ये फैसला दिया कि जो जमीन है, भूमि जो विवादित भूमि है, वो किसको, एक ट्रस्ट को दी जाएगी जो राम मंदिर का निर्माण करेगा। और जो मुस्लिम भूमि है, ठीक 5 एकड़ जमीन, वो मुस्लिमों को अलग से 5 एकड़ की जमीन दी जाएगी। इसके बाद दूसरा सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ विवाद हो गया। तीसरा क्या है, अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ विवाद हो गया। चौथा मैंने बताया कॉमन कॉज बनाम भारत संघ विवाद, ये हो गया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं
जया ठाकुर बनाम भारत संघ विवाद 2023 की। कौन सा गलत? जया ठाकुर बनाम भारत संघ। 8 नंबर जया ठाकुर बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ 2023 का वाद। देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो ईडी थे, ईडी के अध्यक्ष थे संजय मिश्रा। ईडी के अध्यक्ष कौन थे? संजय मिश्रा। उनके कार्यकाल को राष्ट्रपति ने अध्यादेश देकर 1 साल बढ़ा दिया था। तो इसी बात पे जया ठाकुर कहाँ पहुंच जाती? सुप्रीम कोर्ट। और जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये पूछती हैं, क्या ईडी और सीबीआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्षों को जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल क्या बढ़ाना उचित है? क्या बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है। उससे संबंधित ये बात है आपका कौन सा? जया ठाकुर बनाम भारत संघ वाद। क्या बात है? जया ठाकुर ईडी के जो एक अध्यक्ष होते हैं संजय मिश्रा, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है 1 साल के लिए, अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रपति बढ़ा देते हैं। जिनके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहती है कि ईडी सीबीआई ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाना उचित है क्या? 1 साल। क्या और योग्य व्यक्ति नहीं इनको लाया जा सके इनकी जगह पर? तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय, ईडी निदेशालय तो बहुत चर्चा में रहता है, ईडी छापा ये सब चीजें, ठीक है। तो वो ईडी है तुम्हारा। सीबीआई, ईडी ऑब्लिक सीबीआई जैसी महत्वपूर्ण संस्था, संस्था के अध्यक्ष का, संस्था के अध्यक्ष का कार्यकाल विशेष परिस्थिति में ही बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जब बहुत विशेष परिस्थिति हो तब, अन्यथा नहीं, अन्यथा बढ़ाना गैर संवैधानिक है। क्या संस्था के अध्यक्ष का कार्यकाल विशेष परिस्थिति में ही बढ़ाना चाहिए, ही बढ़ाना उचित है, अन्यथा असंवैधानिक है। अन्यथा क्या है? असंवैधानिक है। इसी आधार पर संजय मिश्रा को कार्यकाल बढ़ाया गया था। इसी आधार पर संजय मिश्रा के कार्यकाल को असंवैधानिक करार दिया गया। संजय मिश्रा के बढ़ाए गए कार्यकाल को क्या कर दिया गया? असंवैधानिक कर दिया गया। कार्यकाल को असंवैधानिक कर दिया गया, ठीक है। असंवैधानिक करार दिया गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये वाला बात कौन सा है? जया ठाकुर वाला बात। और हम लोग अगली बात की बात करते हैं। जया ठाकुर तक बात समझ में आ गई यहाँ तक आप लोगों को? अगले बात की हम लोग बात करते हैं भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नारायण 2014 का बात, इसकी बात करते हैं। अगले दोनों बात जो है एक ही मामले से संबंधित है। एक आप लोगों ने बहुत सुना होगा जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो होता है तमिलनाडु में एक उत्सव होता है वहां का, ठीक है। तो
तमिलनाडु उत्सव जो होता है जल्लीकट्टू, उसमें क्या करते हैं, जो बैल होता है उसको, सांड को काबू करते हैं। इसके संबंध में क्या है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाता है, जहां पर क्या है, कोर्ट से जो है इसे ये कहता है कि पशु क्रूरता अधिनियम जो है 1960 का ही इसके विरुद्ध में है। जल्लीकट्टू जो त्योहार है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, 2014 में रोक लगा देती है। किस पे, जल्लीकट्टू त्योहार पे। पूरा घटनाक्रम सुनना, हम लोग नोट कर लेते हैं पहले 9 नंबर पे। कौन सा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नारायण, बनाम ए नारायण 2014 का बात। देखिए इसमें क्या होता है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट से क्या कहते हैं कि ये जो है, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट से क्या कहते हैं, जल्लीकट्टू जो है, जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ का है, तमिलनाडु का, TN तमिलनाडु का। ठीक है, क्या उत्सव किसके विरुद्ध है, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के विरुद्ध है। ठीक है, के विरुद्ध है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता, 2014 में क्या कर देता था, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, रोक लगा देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, 2016 में सरकार से फिर से चालू करने की अनुमति दे देती है, सरकार फिर से शुरू करने की अनुमति दे देती है, फिर से शुरू करने की अनुमति दे देती है। ठीक है, तो क्या सरकार ने फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी, किसको, जल्लीकट्टू त्योहार कब, 2016 में। जिसके बाद फिर 2023 में क्या होगा, यही कौन सा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, 2023 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, कौन, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ जाएगा फिर, तमिलनाडु हाई कोर्ट जाएगा, तमिलनाडु हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। ठीक है, बोर्ड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करता है। ठीक है, याचिका दायर करता है, याचिका डालता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए पूरा घटनाक्रम सुन लीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नारायण बात जो है 2014 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जल्लीकट्टू तमिलनाडु त्योहार पशु क्रूरता नियम के विरुद्ध है। कौन कहता है ये, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ये कहता है कि जो जल्लीकट्टू त्योहार है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या कहता है, कि जल्लीकट्टू जो त्योहार है, जो उत्साह है, ये पशु क्रूरता नियम 1960 के विरुद्ध है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस त्योहार पर कब 2014 में रोक लगा देता है। इसका 2016 में सरकार क्या करती है, इसे फिर से शुरू कर देती है। जब सरकार फिर से शुरू करने की अनुमति दे देती है, तो फिर 2023 में क्या होता है, यही भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ जाएगा, तमिलनाडु उच्च न्यायालय में जाएगा और यही बात कहेगा कि साहब ये जो है त्योहार पशु क्रूरता नियम 1960 के विरुद्ध है। अब इस पर देखिए तमिलनाडु कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी। तमिलनाडु कोर्ट ये सुनाती है फैसला कि पशुओं के मौलिक अधिकार का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, अतः हम इस आधार पर इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यानी पशुओं के कोई अधिकार नहीं होते हैं, अतः इस आधार पर हम इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। यानी इस पे क्या है, तमिलनाडु कोर्ट इस त्योहार पर
इस उत्सव पर रोक लगाने से इनकार कर देता है, रोक लगाने से इनकार कर देता है, ठीक कर देता है। अर्थात क्या होता है, अर्थात भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो होता है, इसकी जो याचिका होती है 2023 वाली, ये वाली याचिका वाली जो है ये खारिज कर देता है। इसमें तो रोक लगा दिया गया, इस याचिका में कर दिया, खारिज कर दिया। तो ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। दूसरा वाला जो बात है ये वाला 10वां नंबर पे है। कौन सा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम भारत संघ 2023 का बात है ये वाला आपका, जिसपे क्या तमिलनाडु उत्साह पे रोक नहीं लगाता। तमिलनाडु कोर्ट क्या आता है, उत्साह पे रोक नहीं लगाता है, ठीक है। और इसमें क्या रोक लगा देता है। तो मुझे समझ में आया क्लियर। अब ये बात की बात करते हैं हम लोग। अगला बात जो है चंपकम दोरैराजन बनाम भारत संघवाद, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए इसकी हम लोग बात करते हैं। इसकी चंपकम दोरैराजन बनाम भारत संघवाद 1951 की 11 नंबर। चंपकम बनाम भारत संघ, ये 1951 का बात। देखिए इसमें क्या होता है कि जो चंपकम दोरैराजन होते हैं, कौन चंपकम दोरैराजन जो होते हैं, ये 1951 में कहा जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में क्या जाकर कहेंगे, ये किसको चैलेंज करते हैं, ये आरक्षण को चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को समानता के अधिकार के विरुद्ध, समानता के अधिकार के विरुद्ध होने का चैलेंज करते हैं, ठीक है। समानता के अधिकार के हनन या विरुद्ध होने के आधार पर चैलेंज करते हैं, आधार पर चुनौती देते हैं, ठीक है। इस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट फैसला इन्हीं के फेवर में सुना देता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आरक्षण संविधान के विरुद्ध है अर्थात असंवैधानिक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है कि आरक्षण असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। जिसके बाद क्या होता है, इसका जो नेहरू सरकार है उसके जस्ट तुरंत बाद, इसके बाद एक संविधान संशोधन लेके आती, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1951 में ही, जिसमें क्या करती है नेहरू सरकार, अनुच्छेद 15(4) डालती है, मतलब 15(4) जोड़ती है, अनुच्छेद 15(4) संविधान में जोड़ती है। अब इस अनुच्छेद 15(4) में क्या होता है, सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग को
पिछड़े वर्ग को आरक्षण आरक्षण का प्रावधान रखती है। ठीक है, प्रावधान लेती है। तो ये समझ में आ गया। चंपकम दोहराय राजन बनाम भारत संघवाद 1951 में ये क्या कहते हैं, चंपकम दोहराय राजन आरक्षण के संबंध में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में बात दायर करते हैं कि आरक्षण संविधान के विरुद्ध है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आरक्षण जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 जो है हमारा उसके विरुद्ध है, जिस पर ये क्या कहते हैं उनके कानून होने के आधार पर चुनौती देते हैं, जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आरक्षण संविधान के विरुद्ध है अर्थात असंवैधानिक है। तो ये चीज क्या है, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है कि आरक्षण क्या है, असंवैधानिक है। जिसके जस्ट तुरंत बाद अनुच्छेद 15(4) आता है, सॉरी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 होता है, जिसमें अनुच्छेद 15(4) जोड़ा जाता है, जिसमें क्या कहा जाता है, सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है। ठीक है, सरकार देती है, जिसमें अनुच्छेद 15(4) में। ओके, तो ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा चंपकम दोहराय राजन वाला बात। अब देखिए बहुत इंटरेस्टेड बात है ये जोसेफ वाला, जोसेफ साइन का बात, जोसेफ साइन बनाम भारत संघवाद, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 का ये बात। देखिए ये बात क्या होता है कि एक आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की रुस्तम मूवी, और रुस्तम मूवी में क्या होता है, अक्षय कुमार की वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लेती है, आफ्टर मैरिज शादी के बाद संबंध बना लेती है। तो उसी से रिलेटेड ये बात था, ये मूवी भी इसी बात के ऊपर आधारित है। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारी धारा है 497 किसकी थी, आईपीसी की, जो व्यभिचार मतलब कि मान लो शादी के बाद कोई मर्द जो है कोई मर्द जो है किसी शादीशुदा औरत के साथ यदि संबंध बनाता है तो उससे क्या है, व्यभिचार का दंड होगा उस पर 5 साल की सजा थी इसमें। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सहमति से ही चांदा बनाता है, सपोज करो सहमति से या मनुकुलता, यानी कि वो सामने वाली औरत कुछ नहीं बोलती, अपनी सहमति देती है, उसके बाद भी अगर वो संबंध बनाता है किसी शादीशुदा औरत के साथ में, तो वो क्या था, दंड था। ठीक है, ये कब से पहले की बात है, 2018 से पहले की बात है, इस बात के से पहले की बात है, जोसेफ साइन बनाम भारत संघवाद से पहले की बात है। यानी कि आईपीसी धारा 497 में कहती है व्यभिचार, यानी कि शादीशुदा औरत यदि किसी मर्द के साथ संबंध बनाती है तो वो मर्द जिसके साथ वो संबंध बना रही है वो इसका दोषी होगा और उसे सजा मिलेगी, और वो चाहे औरत अपनी सहमति से बना रही हो जैसे भी हो, लेकिन क्या है, मर्द को दंड मिलता था। उसी संबंध में एक जोसेफ साइन बनाम भारत संघवाद आया कि अगर औरत अपनी सहमति से अगर संबंध बना रही है तो ये दूसरे मौलिक अधिकार हुए। ठीक है, तो उसी संबंध में जो है ये बात जो है आता है, जिसमें क्या होता है, देखिए 497 मैंने आईपीसी धारा बता दी आपको, किससे संबंधित थी, व्यभिचार से। अब हम जोसेफ साइनवाद की बात कर लेते हैं। ठीक, जोसेफ साइनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से बनाए हुए शादी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा औरत द्वारा या मर्द द्वारा औरत द्वारा बनाए गए शादीशुदा औरत द्वारा सहमति से बनाए गए संबंध को व्यभिचार नहीं माना, अर्थात आईपीसी की धारा 497 को क्या कर दिया गया, को निरस्त कर दिया गया। ठीक, निरस्त कर दिया गया। आपसे अगर पूछे कि जोसेफ साइनवाद किससे संबंधित है तो आईपीसी की धारा 497 से व्यभिचार से। ठीक है,
पूछते हैं कि किस वाद में जो है आईपीसी धारा 497 को निरस्त कर दिया गया, तो जोसेफ साइन वाद में आईपीसी की धारा 497 को क्या कर दिएगा, निरस्त कर दिया, यानी अवैध घोषित कर दिया गया। किसमें? जोसेफ साइन वाद में। समझ में आ गया ये बात आप लोग अच्छे से? किससे संबंधित है? आईपीसी धारा 497 से व्यभिचार से। व्यभिचार क्या चीज मैंने बता दी, बाकी आप लोगों को पीडीएफ में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है चीजों को, उस पर आप लोग एक बार देखिए, जरूर पढ़िएगा। अब हम अगले वाद की बात करते हैं। अगला वाद आता है इंडियन यंग लॉयर्स हम लोग जो अगला बात है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ को बनाम केरल राज्य, इसको हम लोग समरीमाला जो है, समरीमाला जो मंदिर है उससे, उस नाम से भी जानते हैं इस बात को हम लोग। बात करते हैं इंडियन यंग लॉयर्स, इंडियन यंग लॉयर्स बनाम लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, कब का है? 2018 का बात है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं इसमें क्या हुआ था। देखिए, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सबरीमाला मंदिरवाद से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं क्या है इसमें। एक ही इसी बात को जानते हैं, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018, या इसी को सबरीमाला मंदिरवाद 2018 भी कहते हैं। मैं दोनों चीज इसलिए बता देता हूँ कि अगर मान लो सपोज करो इसने ऊपर वाला पूछ दिया, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन नाम दे दिया, तब क्या होगा कि आपके लिए समस्या ना हो, इसलिए मैं दोनों नाम बता देता हूँ। जैसे मोहम्मद सिद्दीकी बनाम मैन सुरेश दास वाद है, इसको अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें सेम वही चीजें देखिए, समझिए क्या है। सबरीमाला मंदिर केरल में एक है, जिसमें क्या है कि उन एज की महिलाओं को, जैसे मान लीजिए जिस एज की महिलाओं में मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 15-16 साल से जो स्टार्टिंग, फिर उसके बाद मतलब 50 साल के समथिंग आसपास, तो क्या होता है जिस एज की महिलाओं के अंदर क्या है मासिक धर्म की जो चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, तो उन वर्ग की महिलाओं का इसमें प्रवेश क्या था, वर्जित था। ठीक है, उस संबंध में क्या है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन कहा जाता है केरल राज्य में, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट में एक बात दायर करता है कि क्या ये सही है, मतलब इसके संबंध में ये अधिकारों का हनन नहीं है हमारे, इसके संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है और इस चीज को क्या कर देता है, अवैध घोषित कर देता है, असंवैधानिक करार देता है। किसको? कि अब सबरीमाला मंदिर में हर वर्ग की महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। समझे? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया पूरी तरीके से चीज? ये चीज ये है कि अब इसमें क्या है कि हर वर्ग की महिलाएं क्या कर सकती है, इसमें प्रवेश कर सकती हैं आपके। हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है। देखिए, ये पहले किसके विरोध में होता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मासिक धर्म की आयु की महिलाओं का सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर रोक थी, रोक पर चुनौती दी जाती है। ठीक है, चुनौती दी जाती है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है किस चीज को? कि
सबरीमाला जो मंदिर है उसमें मासिक धर्म की महिलाओं की आयु क्या कर सकती है, मासिक धर्म की जो आयु वाली महिलाएं क्या कर सकती है, प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इस चीज को चुनौती कहाँ दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या होता है, ये उन महिलाओं को, सभी महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देता है। महिलाओं को क्या करता है, प्रवेश की अनुमति देता है, अनुमति देता है। आप लोगों ने देखा 2018 में इस चीज को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ था। किसी भी धर्म में क्या होता है, जो कुछ कुरीतियां हुई है ना, उनको जब हम बदलते हैं, सुप्रीम कोर्ट या सरकार कोई भी जब उसको चेंज करती है, तो उस धर्म के लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग उसका बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कुरीतियां, उन चीजों को बदलनी चाहिए। तो ये चीजें, इसका भी बहुत विरोध होता है उस समय। तो ये होगा तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और कौन सा, ये होगा आपका केस। अगली बात कर देते हैं हम लोग बात इसी में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाम तो है बात आपका 2018 का। देखिए इसमें समझिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं जब, तो राज्य का कार्यकारिणी प्रमुख होता है, जो कार्यकारिणी प्रमुख होता है, कौन होता है, राज्यपाल होता है। ऐसे यहाँ पर विवाद चल रहा होता है दो चीजों को लेकर, कि जो इसका है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है, यानी कि जो दिल्ली का है, एक प्रकार से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का है, दिल्ली यूटी यानी यूनाइटेड टेरिटरी का जो प्रशासनिक यानी जो कार्यकारी प्रमुख है वो कौन है, कार्यकारी प्रमुख कौन है, इस चीज को लेकर चल रहा होता है, प्रमुख कौन है, इस चीज को लेकर जो है प्रश्न चिन्ह होता है जाकर, कि जो हमारा एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसका कार्यकारी प्रमुख कौन है, इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इसमें फैसला देती है कि दिल्ली सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देखिए 3 चीजें होती हैं, एक होता है राज्यपाल जो राज्यों में होता है, एक होता है प्रशासक, और एक होता है उपराज्यपाल। देखिए उपराज्यपाल उन केंद्र शासित प्रदेशों में होगा, अभी मैं बता दूंगा इसके बाद। चलो पहले मैं इसको समझ लूँ फिर इसका बताता हूँ, मैं इस विषय में भी आता हूँ मैं। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, दिल्ली सरकार का कार्यकारी प्रमुख जो होगा, कार्यकारी प्रमुख कौन होगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री, ठीक है, दिल्ली का सीएम होगा, यानी कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, दिल्ली की कार्यपालिका प्रधान कौन होगा, दिल्ली का सीएम होगा। अब देखिए हम समझते हैं 3 चीजें मैंने बताई थी, जैसे होता है राज्यपाल, एक होता है उपराज्यपाल, एक होता है प्रशासक। ये तीनों समझिए अंतर क्या क्या होता है, होता तीनों प्रकार के। राज्यपाल क्या होता है, कहाँ होता है, राज्यों में। प्रशासक कहाँ होता है, यूटी में, यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें होता है। और ये भी किस में होता है, यूटी में ही होता है। अच्छा दोनों में अंतर समझिए क्या होता है, ये उपराज्यपाल उन यूटीज में होगा जहां पर क्या होगी, विधानसभा होगी। जैसे हमारा दिल्ली है, ठीक, जैसे हमारा JNK है उनमें होगा, जैसे हमारा पुदुचेरी है उनमें क्या होंगे, उपराज्यपाल होंगे। और प्रशासक कहाँ होंगे, जिन पे जहाँ विधानसभा नहीं है। समझ में आ गया।
तो ये सवाल उठता है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बना भारत सन 2018 के बाद होता है कि दिल्ली का कार्यकारी प्रमुख कौन है या कार्यपालिका का प्रमुख कौन है या कार्यपालिका प्रमुख कौन है। ठीक, कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती दिल्ली सरकार का कार्यकारी या कार्यपालिका प्रमुख, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होगा, दिल्ली का सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। तो ये हमारा हो गया बात ये वाला। ओके, अब हम लोग अगले बात की बात करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को, ये अगले बात की ओर बढ़ते हैं। अगला बात है हमारा पंजाब राज्य बना दविंदर सिंह 2024। ये देखिए किससे संबंधित है, पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह बाल। ये जो हमारी एससी कैटेगरी होती है, एसटी कैटेगरी होती है, इनके उपवर्ग से संबंधित है। यानी ये संबंध में बात दायर किया जाता है क्या, एससी कैटेगरी, ठीक है, अनुसूचित जाति कैटेगरी, अनुसूचित जाति कैटेगरी को उपवर्गीकरण किया जा सकता है, यानी कि इनके अंदर की भी सब कैटेगरी बनाई जा सकती है क्या, उससे संबंधित है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति को उपवर्गित किया जा सकता है, उपवर्गीकरण किया जा सकता है या वर्गीकरण किया जा सकता है, किया जा सकता है। यानी कि इसके अंदर भी क्या है, कैटेगराइज कर सकते हो आप, एससी को भी कई पार्टों में डिवाइड कर सकते हो कि हाँ आप ज्यादा पिछड़े हो, आप उससे ज्यादा है, आपको ज्यादा वो चीजें होनी चाहिए, मतलब फायदे मिलने चाहिए, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, एससी एसटी क्या कर सकते हैं, उपवर्गीकरण किया जा सकता है। ये कौन सा है, पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह बात 2024 का लेटेस्ट का बात है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगले बात की हम लोग बात करते हैं, प्रेमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद। जब आप लोग सेलेक्टेड हो जाएंगे ना तो आप लोग ये बात बहुत पढ़ेंगे, कौन सा, प्रेमानंद कटारा बनाम भारत संघ, प्रेमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद, बनाम भारत संघवाद, भारत संघ। देखिए ये किससे संबंधित है, ये क्या होता है, ये प्रेमानंद कटारा जो थे वकील होते हैं। ये जो बात संबंधित है, एक व्यक्ति होता है, उसका क्या होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे क्या करते हैं, अस्पताल ले जाते हैं नजदीक में, तो अस्पताल वाले उसे लेने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं एक्सीडेंटल मामला है, इसमें पहले मेडिकल लीगो वगैरह के और मतलब पुलिस के टर्म में जो एक चीज होती है, और इसमें पहले पुलिस रिपोर्ट होगी, देन उसके बाद ही इसको इसका इलाज करेंगे। ठीक है, तो वहां जब अस्पताल में नहीं लेते हैं उसको व्यक्ति को, तो वहां से ले जाते हैं, पर दूसरे अस्पताल में जो दूर होता है काफी, ले जाते समय रास्ते में क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उस चीज को ये पढ़ते हैं प्रेमानंद जी, और इससे बड़ा मतलब दुखी होते एक प्रकार से कि मतलब एक इलाज के अभाव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में बात दायर करते हैं कि क्या ये चीज उचित है। तब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाता है। फैसला क्या सुनाता है, ये कहता है कि किसी घायल व्यक्ति का इलाज जो है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट व्यक्ति अस्पताल हो, उसका इलाज करना नेसेसरी है, यानी कंपलसरी, पहले उसका इलाज करेंगे, उसके बाद जो भी तुम्हारे लिखा पढ़ी के टर्म है, यानी कि लिखा पढ़ी टर्म का मतलब ये है कि जो भी पुलिस कार्रवाई करनी है, जो भी चीजें करनी है, वो क्या है बाद में, पहले उसकी क्या है, जान बचानी है, ये अनिवार्य है, उसके पास पैसे हो ना हो,
लेकिन आप उसको एडमिट करोगे, उसका इलाज करोगे। एक प्रकार से आप लोगों की नॉलेज के लिए भी है, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए घायल है या मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसको आप उठा के एडमिट कर सकते हैं, ठीक है, एज अ गुड सैनिटेरियन, जो मतलब एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे। और आपसे आप चाहें कि हमसे पुलिस कोई पूछताछ ना करे तो आपसे कोई पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती। आप चाहते हैं कि पुलिस हमारा कहीं नाम न ले या कुंडला का जो है हम कानूनी तौर पर भागना रोना नहीं चाहते हैं, तो आपका क्या है कि आप बच सकते हैं उससे भी। तो फिलहाल तो हम इस बात पे आते हैं, ठीक है, हम लोग इस बात पे आते हैं, ये संबंधित है, ये संबंधित चिकित्सा के अधिकार से, चिकित्सा के अधिकार से, चिकित्सा के अधिकार से समझना है। मैंने क्या था, चिकित्सा के अधिकार से कैसे कोई भी व्यक्ति घायल है उसको क्या है किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में उठा के एडमिट कर सकते हैं, ठीक है, या वो एडमिट हो सकता है। उससे क्या है कि अस्पताल या कोई भी जो है मतलब सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल इस आधार पे कि हाँ इसमें पुलिस केस नहीं हुआ है अभी, या इस आधार पे कि इसके पास पैसे नहीं, उसको क्या कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है, उसको इसका इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चिकित्सा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत क्या है हमारा, अनुच्छेद 21 के तहत क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आप देखिए निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, ठीक है, विदेश जाने का अधिकार, इसके अलावा क्या है चिकित्सा के अधिकार। ये सारे अधिकार किसमें आ रहे हैं, अनुच्छेद 21 में आपके आ रहे हैं, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा, गौरव में जीवन जीने का अधिकार, ये सारे किसमें, विदेश जाने का भी अधिकार, सब किसमें, अनुच्छेद 21 में आपके हैं। आपसे अगर ऐसे पूछ देगा तो आप जानकारी के लिए याद रखिएगा। तो अब ये हमारा कहाँ तक हो गया, प्रेमानंद कटार तक हो गया। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आप लोग जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। अगर आपको कुछ इसमें लगे कि हाँ इसमें ये चेंजमेंट किया जा सकता है तो आप जरूर मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं आपका चेंजमेंट जो है इसमें जरूर लागू करूंगा। और हम लोग अगली क्लास जो लेंगे उसमें हमारे क्या है, सॉरी पार्ट 3 है आपका, मूल विधि पार्ट 3 आपका। अगली क्लास जो हम लोग लेंगे उसमें इसके आगे की जो बातें हैं, और कोशिश करेंगे पूरे बात अगली क्लास में खत्म हो जाए। जिन लोगों ने पहली या दूसरी क्लास नहीं ली हुई है उन लोगों से ये है कि आप लोग पहली दूसरी क्लास पढ़ें और इस क्लास को भी पढ़ें। एक इसके बाद और क्लास आएगी, देन उसके बाद आप लोग क्या करें, जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जब उसमें आप देखेंगे सवाल फंस रहे हैं तब आप लोगों को लगेगा कि नहीं हाँ जो चीज़ मुझे पढ़ाएगी वो मेरे लिए बहुत यूजफुल है। बट आप लोग क्लास को पूरा देखिए लास्ट तक, ठीक, ओके, थैंक यू।